तो सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद। मीटिंग अभी हम शुरू करते हैं और मैं आपको एक दो बातें शुरू में, वो तो मेरा ख्याल है सारे लोग जानते हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं कि जूम मीटिंग जो है उनमें क्या कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो अपने डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को म्यूट रखें जब तक कि आप कोई कुछ बात नहीं करना चाह रहे, और जब आप बोलने चाहेंगे तो फिर हैंड रेस करें तो फिर आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप बात करें। अच्छा, तो प्रोग्राम इस तरह से है कि ये जो सीड स्वैप इवेंट है इसमें हम एक तो शुरू में मैं एक बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन दूंगी, कोई उसमें बहुत लंबी चौड़ी वो नहीं होगी, बातें नहीं होंगी क्योंकि वक्त हमारे पास आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। तो उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए अगर कोई सवाल पूछना चाहे या कोई कमेंट करना चाहे तो वो कर लेंगे, और फिर जो जिन जिन पार्टिसिपेंट्स के पास सीड्स हैं तो वो अपने सीड्स बाकी लोगों को दिखाएंगे। तो और जिस तरह से हम फिजिकली वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सीड्स, तो चूंकि आजकल कोरोना की वजह से फिजिकली हम मीट नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से बारी बारी लोग पार्टिसिपेंट्स अपने सीड्स दिखाएंगे, और अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड होगा और कोई और उसके सीड्स में दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो सीड्स फिर एक्सचेंज किए जा सकते हैं। तो मजीद वक्त लगाए बगैर मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। तो आजकल के जमाने में जो लोग गार्डनिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं, सब लोग जानते हैं कि सीड्स बहुत ज्यादा कसरत से आजकल बाजार से खरीदे जाते हैं, और हाइब्रिड सीड्स का आजकल बड़ा गलगला है और लोग एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो मैं देखती हूँ कि छोटे से छोटा फार्मर भी आजकल इस रट में पड़ा हुआ है कि वो हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल करें। लेकिन हम जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और जिस चीज को चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस तरफ आए, वो ये है कि वो अपने सीड्स खुद सेव करें। और सीड्स सेव करने की रीजन क्या है? सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम ये देखते हैं कि सीड्स हम क्यों सेव करें, तो एक दो तीन चीजें, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में, क्योंकि ये सीड्स का मौजू एक ऐसा है कि जो बहुत ही मुफस्सल और इस बहुत ही गहरा मजमून है। लेकिन आज की मीटिंग के हवाले से मैं तीन चीजों को लूंगी कि हम सीड्स सेव करने की बात क्यों करते हैं। तीन चीजें जो है, एक तो इकोनॉमिक एंगल है, दूसरा हेल्थ पर्सपेक्टिव से,
सीड सेव करने की अहमियत क्या है, और फिर बायोडाइवर्सिटी के नुक्ता नजर से भी हमें ये देखने की जरूरत है कि सीड्स क्यों हमें सेव करने चाहिए। मैं चूंकि बहुत अरसे से, एक बहुत तवील अरसे से, कोई अब तो 3 दहाइयां हो गई हैं, कोई 30 बरस के करीब है, बुनियादी तौर पे एजुकेशन काम से हमेशा मुंसलिक रही हूँ, और उसी के एक हिस्से के तौर पे ये हम हमेशा खुराक उगाने के काम को प्रोमोट करते रहे हैं कि जिसमें जहरों के बगैर हो और केमिकल्स के बगैर हो, बल्कि नेचुरल तरीके से खुराक उगाई जाए। तो मेरा तजुर्बा ये है कि जब हम होम गार्डनिंग की बात करते हैं या किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, तो शुरू में हमारे यहाँ, चूंकि मैं एक अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों में वो बहुत ज्यादा रवाज नहीं है और दिलचस्पी भी नहीं है कि वो नेचर से करीब हों, पौधे लगाएं, पौधे लगाने की जो खुशी है वो उस खुशी को महसूस कर सकें। तो इस माहौल में जब कोई शख्स गार्डनिंग शुरू भी करता है, तो आजकल की जो गार्डनिंग है उसमें हर चीज आपको हर चीज बाजार से खरीदनी पड़ती है। वो बेशक गार्डनिंग टूल्स हैं, हत्ता के मट्टी और जो खादें हैं वो भी बाजार से लेते हैं, बीज और पनीरियां बाजार से खरीदी जाती हैं, और फिर ये है कि पेस्टिसाइड्स का तो हमारे यहाँ बहुत शोर है। तो जब हम ये सारा खर्च करते हैं और बाद में देखते हैं अगर एक कामयाब एक्टिविटी भी होती है, तो भी हम ये देखते हैं कि जो हमारे इस पर खर्चे आ जाते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इससे तो 1000 दर्जे बेहतर है कि हम बाजार से लेके खा लें, इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है। दूसरा ये है कि जब इसमें बाकी चीजों को तो मैं फिलहाल एड्रेस नहीं करूंगी, लेकिन सीड्स में हम ये देखते हैं कि फॉर वेरियस रीजंस जब सीड्स लगाए जाते हैं, तो जो नया नया गार्डनर है, नोविस है, तो उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाज़ औक़ात उसको लगाने में वो पानी ज्यादा डाल दिया, उसमें मट्टी उसके ऊपर आ गई, बहुत सारे मुख्तलिफ बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिस वजह से उसको नाकामी होती है। फिर से जाके बाजार से बीज खरीदे, फिर नाकामी हुई, फिर बाजार से जाके बीज खरीदे, तो उसमें उसको एक बहुत ही उसके लिए डिस्करेजमेंट होती है। तो लेकिन ये है कि अगर हम इस तरह की एग्रीकल्चर करते हैं और इस तरह की गार्डनिंग करते हैं कि जिसमें हम अपने सीड्स खुद सेव कर सकें, तो उसमें हमें इकोनॉमिकली बहुत मतलब एक तो ये है कि आप तो बाजार से जाके पैसा खर्च करके बीज नहीं खरीदने पड़ते हैं, और दूसरा ये है कि आप खुद अपने किस्मत के मालिक होते हैं। बीज जब बनाया जाता है, चंद पौधों से भी बीज बनाया जाए, तो वो छोटे पैमाने पे काश्त के लिए इतना ज्यादा बीज होता है कि हमारी सदियों से ये रिवायत है कि हम बीजों का तबादला करते हैं। ये आज कोई हम नया काम नहीं कर रहे हैं, ये सदियों से चला आ रहा है कि किसी के पास कोई बीज ज्यादा अच्छा है, किसी के कोई पौधे ज्यादा हेल्दी हैं, किसी ने तो उसके लिए ये है कि अगर हम अपने सीड सेव करते हैं तो उसमें हमारे लिए पैसे की बचत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सवाल ये है कि जब हम सीड सेव करने की बात करते हैं, तो आजकल जो बहुत शोर हाइब्रिड सीड्स का है, तो हाइब्रिड सीड्स को जब आप सब जानते हैं कि जब आप एक बार लगा लेते हैं
तो वो फिर आप हाइब्रिड सीड से उगे हुए पौधों से सीड सेव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी इस किस्म की है और जानबूझ के सीड्स को इस तरह से बनाया गया है कि जब आप हाइब्रिड सीड से उगे हुए पौधों को से बीज बनाते हैं तो आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि जिस तरह के पौधे से आपने वो बीज तैयार किए हैं, तो जब वो बीज आप उगाएंगे तो वो पौधे अगली बार भी उसी तरह के निकलेंगे और उसके ऊपर उसी तरह का फल सब्जी या जो भी चीज है वो उसी तरह की लगेगी। तो जिसकी वजह से एक फार्मर और एक गार्डनर इस बात पे मजबूर होता है कि वो बीज हर बार वो बीज जो है बाजार से लेके आए। जो बीज अगर किसी तरह से हाइब्रिड प्लांट से बन भी जाते हैं तो वो बीज उनको जाया ही करने पड़ते हैं। तो ये जो जब हम सीड सेविंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम किन सीड्स की बात करते हैं कि जो कुदरती तौर पे कुदरती माहौल में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ उन बीजों को जो कुदरती माहौल में बनते हैं, एक जेनेरिक नेम हमारे यहाँ आजकल है कि हम कहते हैं कि ये देसी बीज है। तो खैर देसी बीज की भी बहुत लंबी चौड़ी उसकी भी वजाहत है, लेकिन यही है कि ये जो बीज है जब हम कुदरती तौर पे बीज बनाते हैं, कुदरती माहौल में बनते हैं, कुदरती अनासिर उन बीजों को बनाने में कारफरमा होते हैं, तो इस तरह के बीज जब आप लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली वैसे ही पौधे पैदा करते हैं जिस तरह के पौधों से आपने वो बीज बनाए थे। तो एक इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम जो सीड कंपनीज हैं और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस खत्म होती है और जो इस तरह से एक गुलामी का एजेंडा है उससे हम बाहर रहते हैं। तो ये बीज खुद उगाना बहुत कोई बिल्कुल ये आम शाम बात नहीं है कि चलो नहीं उगाते बाजार से ले लेते हैं। ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पे एक हमारे काश्तकारों को और हमें सबको माली तौर पे इक़्तिसादी तौर पर भी गुलाम बनाने की एक कोशिश है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं ये स्लाइड में कि ये लोग मजदूरी कर रहे हैं, शहर में आके कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी दुनिया भर से बेशुमार मिसालें इस तरह की मौजूद हैं कि जहां पे कि आपने हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल किए छोटे छोटे काश्तकारों ने, क्योंकि मीडिया हाइप इतनी ज्यादा है उनके वो पैदावार भी ज्यादा होती है, ये भी ज्यादा होता है, वो भी ज्यादा होता है, तो वो भी इस कोशिश में कि हमारी पैदावार ज्यादा हो, हमारी आमद भी ज्यादा हो, तो वो हाइब्रिड सीड्स बेशुमार मिसालें हैं, लाखों काश्तकारों की मिसालें हैं कि जिन्होंने ये लगाए और फिर वो उसमें नाकाम, उनकी जो पैदावार थी, वो फसल थी, वो कामयाब नहीं रही, तो जिसके नतीजे में इतने बुरे हालात हो गए कि उन्हें अपनी जमीनें बेच के शहरों में आके तो मजदूरी करना पड़ी। तो ये जो सूरत हाल है, तो ये सिर्फ बीज की मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बीज के लिहाज से ही मामूली सी कहानी नहीं है कि ये छोटे छोटे बीज चलो थोड़े से ही हैं बाजार से लेके इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर जब हम खुद सीड सेव करते हैं तो उसका एक हेल्थ पर्सपेक्टिव भी है। हेल्थ पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप खुद सीड सेव कर रहे होते हैं तो आपके अपने वो और बार बार अपने ही सेव किए हुए सीड्स इस्तेमाल करते हैं, उनसे फसलें उगाते हैं, या इसी तरीके से ओपन पॉलिनेटेड कुदरती बीज ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर रहे हैं।
तो वो होता क्या है कि उनकी एक बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाती है आपके अपने खेत की या आपके अपने गार्डन की माइक्रो क्लाइमेट से, और जो वेदर पैटर्न्स हैं, जमीन है, इंसेक्ट्स हैं और बेशुमार चीजें हैं जो कि इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो जिसके नतीजे में सॉइल और सॉइल के अंदर लाइफ इस तरह से काम करती है कि आपको मिसाल के तौर पे जो पौधे लगाते हैं उनकी जड़ें गहराई से जाके जमीन को जितनी अच्छी उसके अंदर आप जमीन को तैयार करते हैं, जितनी अच्छी जमीन के अंदर न्यूट्रिशन है, जितने ज्यादा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो जाहिर है कि फिर एक रिश्ता उन पौधों का भी जमीन के साथ ऐसा बनता है कि वो अपनी खुराक की तलाश में भी जमीन के अंदर दूर तक जाते हैं। और उसके अलावा ये है कि जो इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, फंगाई हैं, जो पेस्ट्स हैं, तो वो एक खास सिस्टम उस पे इमर्ज होता है और उसके नतीजे में जो खुराक पैदा होती है वो बहुत उसको जिसको कहते हैं कि वो न्यूट्रिएंट डेंस होती है, कि उसके अंदर अभी मैं आगे जाके बात करूंगी कि किस तरह से जो हम खुद बीज लगाते हैं और खुद बीज बनाते हैं, जो कुदरती तौर पे बनाए हुए बीज हैं, तो उनकी जाहिर है कि कंपैटिबिलिटी पूरे एनवायरनमेंट के साथ होती है। तो वो किस तरह से फिर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर एक जो उनका जायका है वो भी ज्यादा एनहांस होता है। तो जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि अगर आप नेचुरल सीड्स लगाते हैं तो आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब ये है कि जो एक आपका जो एक फार्म का इकोसिस्टम है, जो आपके हैबिटेट्स हैं उस फार्म के अंदर रहने वाले लिविंग बींग्स के, तो वो एक नेचुरल बैलेंस स्ट्राइक होता है। तो सॉइल फूड वेब है। सॉइल फूड वेब क्या है कि नेचर ने जिस तरह से ये बनाया है कि आपने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक तरह के जानदार, दूसरे बड़े जानदारों की खुराक है, फिर उससे छोटे जानदार उनकी खुराक है, तो पूरा एक चेन बनती है और एक बैलेंस हो जाता है कि उनकी तादाद भी उतनी रहती है जितनी के उनकी तादाद होनी चाहिए। लेकिन यह है कि अगर आप इनमें ऐसे फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दें कि जो इस बैलेंस को ब्रेक कर देते हैं, तो उससे जाहिर है कि एक तो पेस्ट प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है और दूसरा न्यूट्रिशन का इशू भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें एक खास बात यह है कि ये जो हाइब्रिड सीड, जो कमर्शियल हाइब्रिड सीड्स हैं, ये आप ध्यान में रखें कि मैं इस पर जोर दे रही हूँ कि कमर्शियल हाइब्रिड सीड्स, तो वो बुनियादी तौर पे वो उनमें ना तो ये नुक्ता नजर होता है कि इन बीजों से उगने वाली खुराक में ग़िज़ाइयत ज्यादा होनी चाहिए, इनमें सेहत के ये ज़ामिन होने चाहिए, लोगों के लिए इनकी हेल्थ को इंश्योर करें, उनकी जो बॉडी को मेंटेन करने को इंश्योर करें, उनकी नजर अपने प्रॉफिट्स के ऊपर है। और उनका मसलन ये है कि कई बीज इसलिए बनाए जाते हैं कि इनसे उगने वाले जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लें गले सड़े बगैर। तो हजारों किलोमीटर से, हमारे ये कहना है कि हजारों किलोमीटर से सब्जियां फल लाने की जरूरत क्या है। और खास तौर से पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ के हमारा माहौल, हमारी जमीनें, हमारा
सब कुछ खुराक उगाने के लिए बहुत साजगार है, और थोड़ी सी हम मेहनत करें तो हम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। बाज बीज इसलिए बनाए जाते हैं कि उनका साइज फ्रूट का बहुत बड़ा हो जाए। अब फ्रूट का साइज बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें न्यूट्रिशन भी है। तो एक और चीज है जो कि जब हम अपने सीड खुद सेव नहीं करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी कम से कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे मुल्क में या पूरे बरसगीर में या साउथ एशिया में एक जमाने में हजारहा किस्म की चावल की किस्में थी, इसी तरह गंदम की बेशुमार किस्में थी, इसी तरह से बेशुमार डाइवर्सिटी हमारे वो थी। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे अपने सीड्स को, क्योंकि ये काम किसने किया है, ये सीड कंपनीज ने किया है, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी कनाइवेंस के साथ होता है। तो अब क्या है, ये आप पढ़ ही रहे होंगे कि 70% फूड बायोडाइवर्सिटी दुनिया में वो खत्म हो चुकी है, जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग चीज है। और उसका मतलब यह है कि जो नेचर ने ये सारी चीजें पैदा करके एक तवाज़ुन कायम किया था, वो उस तवाज़ुन का भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। और उसी के नतीजे में जब आप नेचर को के खिलाफ काम करते हैं तो वो भी फिर बैकफायर करती है। तो कौन जानता है कि ये कोरोना वायरस वगैरह भी इसी के नतीजे में ये वायरसेस नहीं उभरे हैं, ये जो अदम तवाज़ुन हम पैदा कर रहे हैं। तो और ये प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए उनकी मतलब ग्रीड इतनी ज्यादा है कि 75% बायोडाइवर्सिटी, जो फूड बायोडाइवर्सिटी है, वो खत्म हो चुकी है। और अब सीड्स का काम चंद मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ में आ गया है। और वो अब तो उनका एजेंडा ये भी है कि जैसे हाइब्रिड में है कि हाइब्रिड सीड्स हर सीजन आपको नया सीड खरीद के लगाना पड़ता है, जो कि फार्मर को गरीब से गरीब करता चला जा रहा है। और हमारे जैसे मुल्क में जो न्यूट्रिशन वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन पॉवर्टी है, वो तकरीबन 50% लोगों में है। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में अगर ग़िज़ाई बुहरान इतना शदीद है कि आप जो खाते भी हैं उसमें भी उतनी ग़िज़ाइयत नहीं है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और कुछ करने की जरूरत है हमें। तो इसमें एक चीज जो मैं खास तौर से ये कहना चाहती हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि सब्जी का, फल का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ये है कि वो जो पौधे बहुत सारे हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनकी जड़ें बहुत ऊपर की सतह पे ही रहती हैं, वो जमीन के अंदर नीचे जाती नहीं है। और उसका क्या नतीजा निकलता है कि वो सॉइल से, जमीन से, मट्टी से उतनी ग़िज़ाइयत नहीं ले सकती जितने के हम जब खुद अपने क्लाइमेट के मुताबिक काम करते हैं। तो जिस तरह से कि हमारे अपने हम नेचुरल सीड्स के साथ काम करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करते हैं, तो जिस तरह की ग़िज़ाइयत उसमें होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो अपने कुदरती बीज हैं उनको उगने के लिए और उन फसलों को उगाने के लिए उतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो जब और जितना बड़ा साइज होगा फल का, सब्जी का, उसमें पानी की मिकदार उतनी ज्यादा होती है। और उसका क्या मतलब होता है कि वो साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं लेकिन उन न्यूट्रिशन भी उसमें डाइल्यूट हो जाती है। तो उसमें ग़िज़ाइयत जो है, अगर एक बड़े टमाटर में
जितनी ग़िज़ाइयत है, तो जो हमने कुदरती तरीके से टमाटर लगाया है, तो उससे आधे साइज के टमाटर में उतनी ग़िज़ाइयत होती है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये जितने भी बीज हैं, इनमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो जब पानी इतना ज्यादा होता है तो और साइज भी इतना बड़ा हो जाता है, तो उसका जायका भी डाइल्यूट हो जाता है। और वो जायका आप सब जानते हैं कि हम सब कहते हैं कि जो हमारे जो रिवायती तरीकों से उगाए गए बीज हैं, उनसे जब हम खुराक उगाते हैं तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो आखिर में मैं सिर्फ ये एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ये कि हाइब्रिड बीज लगाएं या दूसरी किस्म के बीज जो भी आजकल नए प्रमोट किए जा रहे हैं, अब तो ये भी चीजें सामने हमारे आ चुकी हैं कि बीज हर सीजन में जमींदार को कंपनियों से मुआहदा करना पड़ेगा कि ये बीज खरीदे गए हैं उनसे, और वो ये बीज अब आगे किसी और किसान को अगर उनके पास कुछ बीज बच भी गए हैं तो वो किसी और किसान के पास बेच नहीं सकते, वो कंपनी को वापस करेंगे। एक इसी तरह से ट्रेडर सीड्स कहे जाते हैं कि वो भी ये है कि वो फार्मर खुद अपनी मर्जी से उगा नहीं सकता, और हद तो ये है कि बाज़ किस्म के अरेंजमेंट सब ऐसे हैं कि काश्तकार किसान अपनी खेतों में लगाए हुए बीजों का मालिक नहीं होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस सूरत हाल को समझें और उसके खिलाफ एक्शन लें, ताकि हम अपनी खुराक के मामले में खुद मुख्तार हो सके। तो यही चंद बातें हैं जो कि मैं आपसे कहना चाह रही थी। और हाँ, एक बात यह है कि अभी जो हम सीड एक्सचेंज की बात अभी देखेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कौन कौन बीज लेके आए हुए हैं, तो और मेरे पास भी कुछ बीज है। मैं भी वो गार्डनिंग करती हूँ, और मैं भी अपने बीज दिखाऊंगी, और हो सकता है कि मेरे बीजों में किसी को दिलचस्पी हो, और आपके बीजों में मेरी दिलचस्पी हो सकती है, और सब एक दूसरे के इसी तरह से। और मैं ये चाहती हूँ कि ये एक आज के दिन की एक्टिविटी नहीं हो, बल्कि ये राब्ता जो आज हम शुरू कर रहे हैं, ये राब्ता हमारा चलता रहे, और इसी तरह से हम अपने जो गुमशुदा पौधे हैं वो उनको भी कहीं से ढूंढ के लाए, उनके बीज भी लगाए, और वो चीजें जो अब हर चीज जिसको के जो हमारे यहाँ लोगों ने जिसको नजरअंदाज किया हुआ था, अब वो जब कहीं बाहर से हमें मोजजाती पौधों के तौर पे दिखाई जाती हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने मोजज़ों की दरियाफ्त खुद करें। तो एक तो ये है कि हम हर साल ये इरादा रखते हैं कि हर साल हम 2 बार सीड स्वैप करें, और ताकि खुराक उगाने वाले अपने बीजों का तबादला कर सकें। और अगर ऐसी सूरत है कि क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इस तरह की भी जरूरत पड़ सकती है कि कोई हमें एक सेंट्रल जगह चाहिए हो जहां पे के सीड रखे जा सकते हो, तो हम ऑर्गेनिका पाकिस्तान की तरफ से हम ये ऑफर करते हैं कि हम एक सेंट्रल जगह पे यहाँ पे आपके सीड्स रख भी सकते हैं, जहां से लोग फिर राब्ता करके तो ओपन पॉलिनेटेड नेचुरल सीड्स एक्सेस कर सके। तो बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है कि हम सीड स्वैप शुरू करते हैं। तो जो भी करना चाहते हैं अपना, ये जो इसमें जूम में ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इसमें आप वो कर सकते हैं अपना, वो क्या कहते हैं, रेज हैंड। तो
तो जो फिर हम इसी तरह से बारी बारी से वो कर सकेंगे। जी, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है? जी फौजिया याकूब, आप प्लीज अपने अनम्यूट कर लें और अपनी वीडियो भी जरा ऑन करें। हाँ हाँ नाजरा का मैं बीज तो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं और मदिया आपस में बीज जो सीड्स है वो चेंज करेंगे। सर ये मदिया के पास जो सोए के बीज है ना, तिल के, और मेरे पास लोबिया के हैं और भिंडी के बीज है, तो वो हम दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप बता भी देना कि कहाँ पे आप लोग क्या कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, ये कहाँ पे आप बीज लगा रहे हैं, कहाँ गार्डनिंग कर रहे हैं? हाँ, एक तो हम रोजन में जो काश्तकारी का हमारा एक पूरा बाग है उसमें हम करेंगे, और दूसरा हम अपने घरों में मैंने काफी अच्छे स्टैंड बनाए हुए और उनके अंदर मैं लगा रही हूँ। अच्छा जी, और जो रोजन में है वो तकरीबन हमारा तकरीबन एक कनाल पे या इससे थोड़ी सी कम जगह होगी जहाँ पे हम मुख्तलिफ तरह के सीड्स की बो रहे हैं और वहां से हम सब्जियां काश्तकारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। जी कोई क्योंकि कुछ तो यहाँ पे पोटेंशियल गार्डनर्स हैं और कुछ हमारे साथ वैसे हैं जो कि गार्डनिंग करते हैं। रजिया आप कुछ कहेंगी? नासरा का एक तो मुझे काफी अच्छा जो अभी लास्ट टाइम पे हमने जो ऑर्गेनिक सीड्स थे वो अपने जो काश्तकारी रोजन में की थी, तो वहां पे जब उगाए थे तो वो बहुत अच्छे उगे थे, और उससे काफी सब्जियां जैसे हमारे पास कद्दू गोल वाला और लंबे वाला कद्दू, भिंडी बहुत ज्यादा तादाद में हमें हुई, फ्रेश बीन जो अरबा की फली है, तो बैंगन और मतलब खीरा, ये खीरा ये था कि जो ऑर्गेनिक खीरा उसमें काफी, और हमने ये भी ट्राई किया था जो दूसरे वाले जो बीज आप बता रहे थे जो बाजार से मिलते, तो वो जब लगाया तो उससे कड़वा खीरा निकल रहा था, और वो उसकी था वो बड़ा लेकिन वो कड़वे, उसमें वही जो बात आपने की है कि जब उनको गाया जाता है लेकिन वो डिफरेंट किस्म का फल दे रहे हैं, ऊपर से एक शक्ल खीरे की है लेकिन अंदर से उसका टेस्ट डिफरेंट है, कड़वा है, इस तरह से ना, तो वो चीज काफी फर्क है। अभी भी हम जमीन तैयार कर रहे हैं और जमीन काफी हमारी तैयार हो चुकी है, तो उसके लिए हमने काफी जमीन तैयार, अब हम इस वीक मतलब इस मंथ के आखिरी वीक में हम मुख्तलिफ तरह की सब्जियां गा रहे होंगे जिस मौसम की सब्जियां हैं, तो उसमें हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटी में लोग हैं वो भी कम्युनिटी में सब्जियां गा रहे हैं, वो भी जो ऑर्गेनिक सीड्स आपसे लिए थे हमने वो गा रहे हैं और उस पर काफी अच्छा फल आ रहा है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। ये वाजिद अली उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। वाजिद अली जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं मदद अली हूँ मंजूराबाद से। हमारा जो एरिया है वो मुकम्मल एग्रीकल्चर एरिया है, मंजूराबाद सिंध है जो जामशोरा। जी जी। तो मैंने माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ी देर बाद आपका जो है वो अटेंड किया था आपका लेक्चर, तो हो सकता है आपने इस बात पे डिस्कस भी की हो। मेरा मैडम सवाल ये है कि आपने जो हाइब्रिड जो सीड है उसके बारे में उनके नुकसान भी बताएं, लेकिन यहाँ पर जो किसान है उसको हाइब्रिड बीज लगाने से ज्यादा फायदा होता है, मतलब जो उसकी एवरेज है वो बकाया सीड से ज्यादा आती है। तो अब हम उस किसान को किस तरह से समझाएं कि आप बजाय हाइब्रिड सीड के कोई नेचुरल सीड जो है वो उगाएं? देखें, एक तो बहुत
मैं भी ये काम तकरीबन, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि मुझे तकरीबन 30 बरस हो गए हैं काम करते हुए, और 22 साल तो डायरेक्ट देहात में काम करते हुए हो गए हैं। मैं इस बात को समझती हूँ कि बड़ा जमींदार हो या छोटा हो, किसी के पास आधा एकड़ जमीन भी हो तो आजकल उसकी ख्वाहिश यही है कि हाइब्रिड सीड्स लगाए जाए। फौजिया ने अभी एक बात की है कि हमने बाजार से सीड्स लिए थे तो वो खीरों का जायका कड़वा था। बात ये नहीं, वो जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो उनकी जो पैदावार होती है वो और तरह से कड़वी होती है, ऐसे कड़वा नहीं होता है। तो बात यह है कि ये जो हम सीड्स की बात, नेचुरल सीड्स की बात करते हैं ना, तो नेचुरल सीड्स उसी वक्त कामयाबी से जमींदार को, काश्तकार को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे कि जब आप उनको दूसरी तरफ लेके चलें कि वो क्योंकि छोटे काश्तकारों के लिए ये बहुत मुमकिन है कि वो केमिकल एग्रीकल्चर, जिसको कि मैं पॉइजन एग्रीकल्चर कहती हूँ, कि पॉइजन एग्रीकल्चर से उसको दूर लेके जाएं। मतलब पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, और आजकल तो ग्रोथ एनहांसर्स आ गए, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो वो जब तक के नेचुरल फार्मिंग नहीं करेगा, और आजकल इस वक्त पाकिस्तान में इससे अच्छे हालात फार्मर्स के लिए कभी नहीं हो सकते। नेचुरल फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की, जिसको के एक ऑर्गेनिक फूड के नाम से भी हमारे यहाँ ज्यादा लोग इसी से वाकिफ हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हिस्ट्री में कभी नहीं फिर मिलेगी कि इस वक्त ऑर्गेनिक के नाम पे लोग जितना ज्यादा कमा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोग, और दूसरी बात यह है कि मेरा तजुर्बा यह है कि काश्तकार किसान कभी बातें सुन के कायल नहीं होता है। तो ये जब तक आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको करके नहीं दिखाएंगे कि हाँ ये हो जाता है, और जब तक कि उसको मौसर तरीके से नहीं समझाया जाएगा कि ये जहरे, ये जो तुम्हें 500 बीमारियां लगी हुई हैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को, उसकी वजूहात क्या है। तो क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो यही है कि आपको करके, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है कि खाली फूली बातों से नहीं आप किसी को समझा सकते। तो आपको अमली तौर पे करके दिखाना है और खुद करके दिखाना है। तो फिर जब फार्मर भी ये देखेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वो किस तरह से लाया गया था। उस वक्त काश्तकार देसी बीज छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो उस वक्त जो स्ट्रेटजीज इख्तियार की गई थी, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। थैंक यू। रजवीर ठाकुर, इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी प्लीज रजवीर। रजवीर आप बात करेंगे? अपना अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। म्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं लेट से ज्वाइन हुआ, सॉरी उसके लिए। मेरा सवाल ये था कि अगर हम नेचुरल सीड लगाते हैं उसके बावजूद भी कोई जरासीम या कीड़े वगैरह लगते हैं तो पेस्टिसाइड लगाते हैं जिसके खतरात होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करें? आप मुझसे बात करें। बात ये है कि इसके ऊपर मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है। जितना ज्यादा आप क्योंकि मैं जो चीज समझी हूँ इतने सालों में, वो ये है कि ना बीज का एक बहुत बड़ा रोल है, सारी चीजों का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो रोल उस मट्टी का है, उस जमीन का है जिसमें आप फसल लगा रहे हैं। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं,
हम ना तो अपनी जमीन को ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, ना हम अपनी जमीन को में जो जिंदगी है, जो माइक्रोब्स हैं, जो कि बुनियादी तौर पे जो नेचर का एक उसूल है कि आप वो ऑर्गेनिक मैटर देंगे अपनी जमीन को, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो के वो जानदार जो आंख से दिखाई नहीं देते, वो आपके लिए आप वो आपके प्लांट्स के लिए खुराक तैयार करेंगे। हम तो पेस्टिसाइड्स डाल डाल के उनको मारते चले जा रहे हैं, और जितना ज्यादा हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं उतना ज्यादा नेचुरल इम्बैलेंस होता जा रहा है, उतना ज्यादा पेस्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। तो हमें किस चीज की जरूरत है कि नेचुरल सीड्स जो हैं वो बेचारे अगर जमीन का वो खादे डाल डाल के, पेस्टिसाइड्स डाल डाल के उसका हुलिया बिगाड़ा हुआ है, तो उसका हुलिया दुरुस्त करेंगे तो देसी बीज भी आपको कुछ उगा के देंगे। और अब तो मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर में जो कुदरती बीज हैं वो इतने अच्छे इतनी अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मतलब बाहर की दुनिया में लोग जो चीज जब छोड़ देते हैं तो हम शुरू कर लेते हैं। तो अभी तो आ रहे हाइब्रिड सीड्स के मुकाबले पे आ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ टमाटर की, टमाटर के हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, लेकिन यह है कि टमाटर के नेचुरल सीड्स भी आ रहे हैं जो उसके मुकाबले की पैदावार देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप जमीन को तैयार करें और कुदरती तरीकों से तैयार करें, वो आपको उतनी पैदावार देगी। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि आप वो कहते हैं आप कीड़े मकोड़ों को, आप माइक्रोब्स को खुश रखें तो आपको खुश रखेंगे। जी अच्छा, मैं सोच रही हूं कि मैं आपको कुछ सीड्स जो मैंने सेव किए हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरी बैक साइड पे आपको कुछ सीड्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको जो मैंने खुद जाती तौर पे जितने भी बीज हैं, और मेरी प्रेजेंटेशन में 2 को छोड़ के बाकी जितनी तस्वीरें हैं वो सारी की सारी मेरे अपने गार्डन से हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बीज तैयार किए हुए हैं। ये और मैं ऑर्गेनिकली, जिसको ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग इससे वाकिफ हैं तो वो फौरन से समझते हैं। तो ये मैंने गोल बैंगन के बीज तैयार किए हैं, और मैंने तो इतनी एहतियात की है कि मैंने एक बैंगन के बीज अलग रखे हुए हैं और दूसरे बैंगन के बीज कुछ अलग रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे उन दोनों की हालत में कुछ फर्क लग रहा था। अब आप ये देख लें कि एक बैंगन से जो हमने बीज तैयार किए हैं, ये तकरीबन मेरे ख्याल है 200-250 के करीब बीज है एक बैंगन से। तो मैं तो और ये बीज जो हैं आप आसानी से, जाहिर है ये सारे मैं अपने गार्डन में तो नहीं लगा सकती, तो आसानी से हम इनको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक ये है कि मिर्चें मैंने ये देखें कि ये कई किस्म की मिर्चें हैं, और इतने बीजों से तो पता नहीं आप 4 कनाल में मिर्चें लगा सकते हैं। तो फिर और इसी तरह से ये मालाबार स्पिनच है, वो जो बेल की शक्ल में होता है, जिसको यहाँ पंजाब में जंगली पालक कहते हैं। और ट्रेजेडी ये है कि खेतों में जब ये पालक के पौधे निकलने लगते हैं तो इनको वीडीसाइड्स डाल के, जहरें डाल के इनको मारते हैं। हालांकि इसकी
इसके अंदर बेहिसाब न्यूट्रिशन है, बेहिसाब ग़िज़ाइयत है, और हमारे जो आम पालक है उससे ज्यादा खुश जायका और ज्यादा ग़िज़ाइयत लिए हुए हैं। इसी तरह से ये आप सोच लें कि मैं छोटी सी जगह से, कोई 10 मरले जगह होगी, वहां से ये देखें, ये जिसको पता नहीं रवां की फलियां या पंजाब में कहते हैं, ये काउपी है, और मेरे नजदीक तो ये मजेदार तरीन फलियां हैं, और ये जब खुश वो सब्ज होती हैं तब भी इंतहाई मजेदार होती हैं, और जब ये खुश्क हो जाती हैं तो तब भी। मुझे तो बचपन की याद आती है कि जब चने की चाट बनाई जाती थी तो चने और आलू के अलावा ये रवा की फलियां भी उबाल के डालते थे, और ये इंतहाई मजेदार चाट बनती थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लाहौर की दुकानों पे आप दालों के सेक्शन में चले जाएं तो ये आपको नहीं मिलेंगी। तो इसी तरह से मेरे पास वो जिनको सोए कहा जाता है पंजाबी में, वो भी है, तो उसके बीज हैं। मैंने जो होली बेसिल है, जो मुकद्दस तुलसी है, उसके बीज भी हैं। फिर ये किसी ने मेरे साथ शेयर किए थे, फूलों के बीज हैं, मून फ्लावर है। तो उसके अलावा जो हलवा कद्दू है, इस समय हमारे यहाँ हलवा कद्दू बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे हलवा कद्दू लगे हैं। तो ये दो कद्दू हैं ये मेरे पास, जो कि मैंने हलवे के लिए रखे हुए हैं। इनको ज्यादा पका लिया था, और इनके जब बीज हम निकालेंगे तो जाहिर है कि वो आगे लगाए जा सकते हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि जब ऑर्गेनिकली ग्रो किए हुए सब्जियों फलों से आप जो बीज सेव करते हैं उन पे पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। ये मेरा पिछले 20 साल का तजुर्बा है। तो इसी तरह से बहुत सारे, मुझे तो अंदाजा नहीं था, जब मैं देखने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये बीज तो मेरे पास बहुत सारे ये वही हैं जो कि काउपी है, रवा की फलियां, इसके अलावा लोबिया के बीज भी हैं, लॉन्ग बीन्स है जो कि मैं लाई थी श्रीलंका से, ये डेलिया के बीज है मेरे पास, गेंद है, ये जो फूल है, और उसके अलावा कार्नेशन के बीज हैं। और ये भी एक बहुत अहम मजमून है कि कौन से फूल अगर आप अपने पौधों के साथ लगाएं तो पेस्ट अटैक नहीं होता है। बस मिसाल के तौर पर टमाटरों के साथ आप लगाएं, मैरीगोल्ड लगा दें, डेलिया लगाएं, और धनिया लगा दें, पुदीना लगा दें, बेसिल लगा दें, तो आपके टमाटर पे किसी किस्म का पेस्ट अटैक होता ही नहीं। तो मेरे पास ये बीज हैं, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है मेरे साथ बीज के तबादले में, तो अगर आपके पास इस वक्त बीज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारे पास बीज होंगे तो मतलब बाद में हम एक दूसरे के साथ तबादला कर सकते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। और ये शहबाज ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी शहबाज। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, ये मेरे पास कुछ सीड्स हैं, आपने जैसे बताया नेचुरल सीड्स के बारे में, तो ये मैं जहाँ पे फील्ड पे काम करता हूँ वहाँ पे आसपास के इलाकों से मैंने जिम्मेदारों से जो नेचुरल सीड्स हैं वो कुछ इकट्ठे किए हैं, और कुछ हमने खुद भी बनाए हैं, जिसमें देसी मेथी है, कसूरी जिसको कहते हैं, और रवा की फलियां हैं, सौंफ है, अलसी के बीज हैं, और पालक के बीज हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। और कुछ मैंने लिए हैं, इकट्ठे किए हुए हैं, मटर के हैं, और उसके अलावा सरसों के हैं, जो तोरिया, देसी तोरिया जिसको कहते हैं, साग जिसका बनाते हैं। ये बीज हाँ, ये बीज आप दिखा रहे हैं, तो अगर कोई बीज
लेना चाहता हो, तबादला करना चाहता हो तो वो कर सकता है। रजिया आप कुछ कहना चाहेंगी? ये मैम जो देसी वाली, सॉरी जी, हाँ जी, क्या कह रहे थे शाहबाज? और इसके अलावा ये जी ये सरसों का साग है, जो देसी तोरिया जो पहले लोग बनाते हैं और खाते थे साग जो, और ये मेथे हैं जो मेथरे होते हैं, और ये हमने खुद बनाया हुआ ये देसी मेथी है, जो कसूरी मेथी जिसको कहते हैं। तो इसके अलावा पालक है और अलसी के बीज हैं, ये भी हमने खुद तैयार किए हुए हैं। ये हमने लगाई थी अलसी, और उसमें से जो कलेक्ट करके अपने बीज बनाए हुए हैं। ठीक है, अस्सलाम ये बिल्कुल अच्छा ठीक है। ठीक है शाहबाज, ये अलसी के बीज मुझे चाहिए होंगे, तो ये हम जी मैडम, वो कर लेंगे फिर हम तो। जी ठीक है, ये रजिया आप। और इसके अलावा मैम हमने हलवा कद्दू लगाया हुए थे, तो वहां से मैंने एक ये ऑर्गेनिक हलवा कद्दू भी कलेक्ट किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए ये रजिया कुछ कह रही हैं तो उनकी बात सुनते हैं। जी, जी मैडम, शुक्रिया। मैंने पिछले साल काफी कोशिश की बीज जो थे वो बनाने की, तो मुझे पालक के बीज जो थे वो ठीक बन गए। मैंने कोई 2-3 पौधे रखे, उनसे काफी बीज मिल गए। मेथी के बीज भी मुझे मिल गए, लेकिन जो बाकी चीजें थी जैसे सलाद के बीज बहुत अरसे तक रखे रहे, 2-3 पौधे थे, लेकिन वो आखिर पर वो बीज जो थे वो सही तैयार नहीं हुए। इसी तरह से गाजर के बीज, मेरा ख्याल था कोई गाजर के ही हैं, लेकिन जैसे आप एक दफा आई थी तो वो उनको कोई फंगस लग गई थी, वो बीज ठीक नहीं थे, शायद मैं उनको सही तरह संभाल नहीं सकी। तो ये बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि जब आप सीड तैयार करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि वो जमीन भी चाहिए होती है। थोड़ी सी जमीन है ना, ज़ाहिर मेरा होम गार्डन है तो उसी के अंदर ही हूँ मैं, तो वो फिर ये होता है कि अच्छा अब अगली सब्जियां लगानी है, तो ये मुझे काफी एक प्रॉब्लम। लेकिन गोभी के बीज मैं नहीं बना सकी, और ये जो घिया तोरी है उसके बीज मेरे पास बेशुमार थे, वो मैंने कुछ और लोगों को भी दिए, और वो मैंने घर का ही तैयार किया, लेकिन वो काफी देर से तैयार हुई। और अभी लास्ट वीक ही मैंने उनको पौधों को खाया, अभी तक उस पे आ रहे थे, लेकिन अब कोई इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। तो बीज मैंने उनके रख लिए हैं, तो 5-6 तोरियां बड़ी बड़ी थी, वो छुपी हुई थी, तो जब हमने बाद में दरख्तों की छंगाई की तो उसके अंदर से निकली। अच्छा, तो वो मेरे पास, लेकिन अभी वो तैयार नहीं हुए, अभी तक वो थोड़ा ग्रीन सी हैं। अब पता नहीं उसके अंदर से क्या निकलेंगे। तो ये मुझे काफी प्रॉब्लम लगा कि बहुत बहुत ज्यादा अरसा लगा। जैसे पालक के बीज थे, ऊपर से जो हुआ ये कि वो जो माली था वो बीजों के ऊपर ही पानी दे जाता था, तो उनको सूखने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद बीज जो थे वो पक नहीं रहे थे, वो ग्रीन ही थे बहुत काफी अरसे तक। मैं एक्चुअली एक वीडियो करने का सोच रही हूँ कि जिसमें इन्हीं इश्यूज पे एड्रेस करें कि सीड्स सेव कैसे करने चाहिए, जिनमें टाइम भी ज्यादा ना लगे। लेकिन दूसरा जवाब आपकी बात का ये है कि इसीलिए इसीलिए हम चाहते हैं कि एक लूज सा इनफॉर्मल सा नेटवर्क बन जाए, और हम जो बहुत महदूद जगह पे लगाने वाले लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं, तो वो कुछ जो उनको सहूलत लगती है वो भी सेव कर ले, कुछ कोई दूसरा कर ले कोई, तो इस तरह से हम तबादला करते रहें तो हम थोड़ी सी जगह से बहुत सारे सीड्स उगा सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही करना चाहिए ताकि आपको जगह मिलती रहे दूसरी चीजों के लिए, और आप कुछ तैयार भी कर लें। हाँ जी, और मेरी तो नजरें आपकी टमाटर के बीज पे हैं। वो पनीरियां तैयार हो गई हैं बहुत सी। अच्छा। तो मैंने कुछ और बोया था और बाद में पता चला कि ये तो चेरी टमाटो सी। नहीं, लेकिन मैं आपको जो बड़े टमाटरों की पनीरी है वो मैं इंशाल्लाह आपको मैं दूंगी। तो लाहौर में
हाँ जी जी सॉरी। वो कुछ 3 पौधे तैयार हुए बड़े टमाटरों के, लेकिन वो काफी स्लो उसकी हो रही है, जो उसकी पनीरी है स्लो तैयार हो रही है। हाँ, और वो असल में बात ये है ना कि मौसम इतना ठंडा अभी नहीं हुआ है, तो हाँ थोड़ा सा आगे होगा तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुद ब खुद तेज रफ्तारी से होने शुरू हो जाएंगे। तो लाहौर में मैं बाकी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि लाहौर में तो हमने कुछ थोड़ा बहुत वो किया हुआ है, लेकिन ये है कि जो वो है दूसरे जो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनके साथ भी हमारा राब्ता रहे, और ताकि ये है कि हम इस सिलसिले को बढ़ा सकें और ऐसे ऐसे बीज लगा सकें जो कि हमें सरेदस्त मुहैया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अभी 5 बजने वाले हैं, तो मैं बस इसी एक तो सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और दूसरा ये है कि मैं इस उम्मीद से कि ये हमारा राब्ता जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा और हमारा जो नेटवर्क है वो मजीद फैलेगा। तो आप लोगों के वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारा आपसे राब्ता जारी रहेगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा साबित हुआ हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको खुदाफिज कहती हूँ, और फिर इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा। तो खुदाफिज।